Hi Hitesh, how are you? Hello, Bhaiya. I'm good. How are you? All well, all well. First of all, thank you that you took some time out for this interview. As you know, that I have started this channel Euroshala, where we Yes. where we help students to get to know about how master's programs are in Germany or in Italy or in other Mm-hmm. parts of Europe. And the Yeah. purpose of our interview today is primarily, to get an idea from you, like how have your studies been? You have worked there. How is work in Germany? Mm-hmm. How was your visa process and so on? So Mm-hmm. Okay. let's say we start the interview. We kind of do an English and Hindi mix. So because a lot of students are in Okay. Hindi, if you're fine, then we just do it in Hindi, right? Yeah, we can do it in Hindi also. मैं हिंदी में ज़्यादा comfortable रहूँगा. We can do it. तो यार हितेश, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे हाँ पहले जी. आपको ये कैसे पता चला कि आपको जर्मनी अप्लाई करना है? बिकॉज बहुत से लोग इटली भी जाते हैं, स्पेन भी जाते हैं। तो हम्म. जो डिसीजन क्राइटेरिया था व्हेन यू जस्ट फिनिश्ड योर लेट्स से हाँ जी. बैचलर्स बैचलर्स के बाद में हाँ आपने जी. जर्मनी क्यों पिक किया? वो और भी तो बहुत सारे देश थे। हाँ जी, बिल्कुल. एक्चुअली मैंने डिसाइड जर्मनी इसलिए किया था, लाइक जब मैं बैचलर्स कर रहा था बीटेक, तो उसी टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे फ्यूचर में आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है. इसको फॉर एग्जांपल मुझे टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है. तो मुझे बेसिकली अपनी मास्टर्स भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही आगे करनी थी. तो उसी टाइम पे मैंने फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी सर्च करनी शुरू की. मैंने बहुत सारे कैरियर फेयर अटेंड किए. मैं नोएडा से हूँ, तो मैं दिल्ली बहुत जाता था. वहाँ पे काफ़ी कैरियर फेयर्स लगते थे. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती थी ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से. अपने अपने पोडियम में थी, मैं वहाँ जाके मिलता था उनसे. तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इफेक्ट करती थी वो थी एजुकेशन फीस. क्योंकि अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो कनाडा हो, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. जितना मैंने देखा अपने उस टाइम रिसर्च में, 2014 में मैं रिसर्च करा था इसके बारे में, 13 और 14 में, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का खर्चा बहुत ही ज्यादा था. तो जर्मनी मेरा इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी बना है. एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जर्मनी का बहुत स्ट्रांग है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनीज भी जर्मनी से है. और सो कॉल्ड आप कह सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री भी जर्मनी में काफी स्ट्रांग है. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जर्मनी से ही करना चाहिए. दूसरा, एजुकेशन फ्री है जर्मनी में, हम्म। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं इंडिया से, अपने देश से काफ़ी कंपेयर करके देखता हूँ, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो जर्मनी की, सेम रहता है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप प्राइवेट में हो तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा और पब्लिक में हो तो नहीं. यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन जो प्राइवेट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब में सेम है. तो हम्म। इसलिए मैंने जर्मनी डिसाइड किया. बाकी कंट्रीज में तो भी होगी ऑफ कोर्स, बट जी. तो क्वालिटी में ऐसा क्या डिफरेंस है? एज क्वालिटी कम्पेयर टू टू किस चीज़ के अदर कंपेयर में? लेट्स से इंडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। एक तो रहा कि ट्यूशन फीस फ्री है, सो दैट इज अ बिग क्राइटेरिया। हाँ जी. हाँ. और क्वालिटी में भी, क्योंकि जी. बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जर्मनी में अच्छी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, राइट? सी, ये भी काफी ज्यादा ना, मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. अच्छा। मेरे हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग देखेंगे, जो वो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, आई थिंक कोई वेबसाइट होती है, उसमें आई थिंक वो यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ही नीचे आता है. लेकिन जिस अच्छा। यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, वो यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जर्मनी की. ओके। 100 साल से ज्यादा पुरानी है. काफी ऑडी के कोई बहुत ही बड़े वो थे, मैं नाम भूल गया उनका. वो ऑडी में काफी अच्छी पोस्ट पे थे, वन ऑफ द फाउंडर्स थे समथिंग, मुझे अच्छे से याद नहीं है. वो मेरी हम्म। यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे. तो ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लाइक कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम डिसएडवांटेज और एडवांटेज, हर यूनिवर्सिटी में ही रहती है. लेकिन मेरे हिसाब से जर्मनी में हर एक यूनिवर्सिटी सफिशिएंट है एक अच्छी नॉलेज देने के लिए, आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए. स्पेशली हम्म। पब्लिक यूनिवर्सिटीज काफी अच्छे से सक्षम रहती है, और प्राइवेट भी, प्राइवेट वाले भी बहुत ही काम करते हैं इन सब चीजों पे. तो मेरे हिसाब से सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अच्छी है. दूसरे फैक्टर्स हैं जो ज्यादा इस पे आई थिंक मैटर करते हैं. जब आप आफ्टर अपने एजुकेशन के बाद आप आगे नौकरी ढूंढने के लिए जाते हो समथिंग, उस टाइम पे दूसरे फैक्टर्स काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं. बट मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज सारी अच्छी हैं जर्मनी में. अच्छा, तो उसके बाद में जैसे आपने एक बार ये देख लिया कि जर्मनी अप्लाई करना है, तो उसके बाद में हाँ आपकी जी. एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी रही? आपने यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट की, वीजा इंटरव्यू दिया, या क्या उसमें प्रोसेस था? उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, तो मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया. क्योंकि जैसे वेबसाइट्स होती हैं, DAAD.de वेबसाइट है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, जिसमें जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं, सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्स लिस्टेड हैं, पीएचडी ऑप्शन सब कुछ इसमें है. हम्म। उस वेबसाइट में काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि
अगर आप थोड़े से पेशेंस रह के उस वेबसाइट को चेक करें तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाती है। तो उस वेबसाइट पे मैंने टाइम काफ़ी स्पेंड किया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं एलिजिबल हूँ मैंने वो चेक किया। उसके बाद फिर वहाँ पे एप्लीकेशन भेजनी शुरू की, और वहाँ पे एप्लीकेशंस भेजे, वेट किया। जैसे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, एक दो जगह से रिस्पॉन्स आया मुझे, फिर मेरे को सेलेक्ट करना था उनमें से एक यूनिवर्सिटी, मैंने सेलेक्ट किया और उसी एप्लीकेशन लेटर के साथ, इनविटेशन लेटर के साथ मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर दिया। हम्म। हाँ अच्छा, तो जी। वीज़ा प्रोसेस में कैसा था? मतलब आपने अप्लाई किया, फिर आप वीज़ा इंटरव्यू देने गए और उसमें क्या पूछते हैं? कितना लंबा होता है? हाँ जी, क्या तो उसमें बच्चों जैसे को मैंने डरना वीज़ा, चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं डरने वाली तो कोई बात नहीं है। द थिंग इज, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, कॉन्फिडेंटली वहां पर अगर आप आंसर कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए, हम लोग, वो लोग भी नहीं चाहते कि भाई हम बाहर जाके अपना नाम खराब करें, हमारे देश का हुँ, नाम खराब करें। तो वो हाँ। लोग अच्छे से, वो लोग भी कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आप राइट पर्पस के साथ बाहर जा रहे हैं, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं या आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्हाट्स एवर, वीजा किसी चीज लेके जा रहे हैं आप। तो उनका बस यही पर्पस रहता है कि आप जिस पर्पस के लिए वीजा उनसे लेने आए हो, उस चीज की आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आप हुँ, हुँ, अच्छे से जानते हो भाई आप क्या करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं वीजा लेने गया, मैं पढ़ने के लिए आ रहा था बाहर, तो उनका सवाल यही था, उन्होंने मेरे एप्लीकेशन हाथ से ली और बोला भाई कहाँ पढ़ने जा रहे हो, मैंने कहा यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या पढ़ोगे, मैंने ना मास्टर्स प्रोग्राम बताया। उन्होंने कहा हुँ, ये पढ़ने के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। तो मैंने कहा हुँ, जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किया है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, काफी सारी इंजीनियरिंग कंपनी है, बिग प्रोडक्शन कंपनीज है जर्मनी में, वहाँ कर सकता हूँ। मैं नई चीजें सीख सकता हूँ, और वो इंडस्ट्री 4.0 हो चाहे आईओटी हो, मैं ये सारी चीजें सीख के जर्मनी से वापस इंडिया आ सकता हूँ, ताकि यहाँ पे आके उस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ और हमारे देश हुँ, को फायदा हो। क्योंकि हुँ, वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हमारे देश में भी नहीं आई हैं। हाँ। तो वो सुन के उसको अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि भाई खर्चा कितना आता है वहाँ पढ़ने का। तो मैंने कहा फ्री यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा तो क्या मतलब कंप्लीटली फ्री हो गया आप वहाँ पढ़ते टाइम। तो मैंने उनको हुँ, बताया नहीं, सेमेस्टर फीस होती है जो हमें पे करना होता है हर सेमेस्टर में। तो वो सारी चीजें, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि भाई जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते भी हो। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बताया मुझे कि उनसे तो कई बार ये भी पूछ लिया गया कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे आप वहाँ पे, अच्छा। कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, प्रोफेसर के नाम बताइए। अब देखिए, हुँ, हालांकि वहां पे वो बैठ के जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो भी महिला इंटरव्यू ले रही है, उनको पता तो नहीं होगा प्रोफेसर के बारे में उस यूनिवर्सिटी के, हाँ। और ना वो गूगल करेंगे उस टाइम बैठ के। लेकिन वो बस आपको भांपने के लिए देख लेते हैं उस टाइम कि भाई बताओ। और वहां पे भी जितने भी बैठे होते हैं वो अलग अलग अपने तरीके से करते हैं। तो मुझे जो मिली थी वो थोड़ी सी रिलैक्स किस्म की थी, तो उन्होंने बड़े आराम से मेरे सवाल किए, यही सब पूछा बस, कि क्या कोर्स है, कितना खर्चा आएगा, और इंटर्नशिप का है क्या, कैसे वहाँ पे तुम्हारे इसमें इंक्लूडेड होता है, अलग से होगी इंटर्नशिप, यही हुँ, पूछा मेरे से। और उसके बाद फिर उन्होंने एप्लीकेशन मेरा पूरा चेक किया, बोले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और बोला कब जाने का सोच रहे हो। बस इतना सवाल किया, इसके आगे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तो और फिर करीब वो उन्होंने 5-10 सबमिट कर मिनट, दिया। आधा घंटा, 1 घंटा कितना लंबा चलता है टिपिकली? मुश्किल से मैं बोलूंगा 15 मिनट। जबकि मैंने तैयारी बहुत ही अच्छे से की थी, मैंने काफी सारी चीजें पढ़ी थी यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वहां पर मुझसे क्या पूछ लेंगे। तो मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पूरी देखी, क्या क्या चीजें होती हैं यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, हुँ, मेरे प्रोफेसर्स कौन रहेंगे, मैं क्या पढ़ूंगा, और जिस स्टेट में पढ़ने जा रहा हूँ उस स्टेट के बारे में मैंने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, कि स्टेट जो है वो ईस्ट जर्मनी में है, हुँ, उसकी राजधानी ये है, इतने लोग हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नई नहीं निकाली, हाँ, मैं हाँ, सब प्रिपेयर कर गया, लेकिन उन्होंने मेरे से वो सब चीज़ें पूछी नहीं। लेकिन पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरा हाँ, बस एक यही एडवाइस रहता है जब भी मैं किसी को बताता हूँ जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आप जिस कोर्स के लिए पढ़ने जा रहे हो उस कोर्स की नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो रखोगे। भाई ये कोर्स है, हुँ, इस हुँ, यूनिवर्सिटी में है, ये यूनिवर्सिटी इस शहर में है, और मैं इसको ये पढ़ने जा रहा हूँ, और इसका फ्यूचर ऐसा हो सकता है आगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये था, मैं इसी के हिसाब से आगे जा रहा हूँ। एकदम बेसिक चीज तो पता ही होनी चाहिए। उसके ऊपर जो अगर चीज आप करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है। लाइक स्टेट के बारे में जान लिया, कौन कौन सी यहाँ कंपनीज हैं, अपने प्रोफेसर्स के नाम, कोई बहुत ही बड़े महारथी रहे हो उस यूनिवर्सिटी के तो उनका नाम याद कर लिया। ये सब चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। हुँ। और आपने भी जैसे मेंशन किया, यू हैव स्टडीड इन ईस्टर्न जर्मनी, राइट? और बहुत से बच्चों के हाँ मन में जी। एक कंसर्न होता है कि ईस्ट जर्मनी में थोड़ा रेसिज्म है, वैसा कुछ एक्सपीरियंस हाँ आपको जी। दिखा हो, ऐसा कुछ है या स्टूडेंट लाइफ में उसका कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, देखिए रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है एक्चुअली। आज के हाँ। टाइम पे तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत वाइड टॉपिक चल रहा है। लेकिन इसका आंसर देखिए, मैं बोलूँगा हाँ और ना, दोनों है। हुँ, हुँ। जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी वन ऑफ दी बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट है अभी भी, अच्छा। एज कम्पेयर टू दूसरे साइड जो है जर्मनी के। मैं तो 2015 में गया था, और उसी टाइम पे आपको ध्यान होगा काफ़ी ज़्यादा मास माइग्रेशन हुआ था
जर्मनी में 2015 के टाइम पे। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जब हमें लगता था कि भाई हम जो है हमें जो यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे और भी वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में दोस्त थे जो मुझसे पहले रहते थे, पहले पहले से रह रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो हम्म। हालांकि बस वहाँ के लोगों का ये था, जब पहले वो देखते थे किसी व्यक्ति को तो उनको लगता था हाँ भाई ये स्टूडेंट ही होगा। लेकिन जब काफी सारे लोग वहाँ पे आ गए, मास माइग्रेशन हुआ 2015 में, तो उनके थोड़े नजरिया बदल गया। और ये भी हम्म। बहुत कम ही लोग थे जिनका नजरिया बदला। बहुत सारे लोग थे, और हम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो हमें कुछ ऐसा कोई तकलीफ होती नहीं थी। और ऐसा कभी ईस्ट फिजिकली जर्मनी में किसी ने देखिए कोई वहाँ अटैक किया हो या फिजिकली कुछ किसी को डर लगा हो? क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़ में भी फिजिकली आया डर था ना लगता कि था सच। कुछ स्टूडेंट्स पे हमला हो गया था कुछ इलाकों में ईस्टर्न जर्मनी में 2-3 साल पहले, राइट? हाँ, वो केमनिट्स में हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है केमनिट्स में हुआ था काफी। और हमारी यूनिवर्सिटी साइड में भी फिर हम, केमनिट्स एक्चुअली मेरे स्टूडेंट एरिया से आई थिंक 20 मिनट्स दूर था बाय ट्रेन। तो हम लोग भी थोड़ा डरे हुए ही रहते थे। रात में हम लोग अच्छा। अकेले बाहर जाते नहीं थे, हमेशा ग्रुप में जाते थे। लेकिन ऐसा सच कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। और हमारी यूनिवर्सिटी बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि वो भी बहुत वेल अवेयर थी कि सिचुएशंस कैसी चल रही हैं। तो वो लोग हमें, उन्होंने लाइक प्रॉपरली सिक्योरिटी हायर की हुई थी स्टूडेंट ओके। एरिया के लिए, स्टूडेंट डॉर्म के लिए। नाइट के टाइम पे सिक्योरिटी रहती थी वहाँ पे, हुँ। हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड वॉक पे रहता था। तो ये सारे इंसिडेंट्स देख के यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए थे। और उसके अलावा जो ये हमारे फ्रेंड्स थे, जर्मन फ्रेंड्स थे, यूरोपियन फ्रेंड्स थे, वो बहुत सपोर्टिव थे, वो बहुत मदद करते थे हमारी। तो देखिए अच्छा। रेसिज्म तो थोड़ा बहुत है ईस्ट जर्मनी में, क्योंकि यहाँ के लोग की मेंटालिटी उतनी अभी डेवलप हुई नहीं जितनी नॉर्थ की है, चाहे वो वेस्ट की है। वो लोग काफी डेवलप है इन सब हुँ। चीजों, क्योंकि वो लोग देखते हुए आ रहे हैं बाहर के लोग को काफी टाइम से। हाँ। ईस्ट जर्मनी वाले नहीं है, तो वो थोड़ा क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। लेकिन अब आई थिंक इन 2021 लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ चुके हैं ईस्ट जर्मनी में भी। और धीरे धीरे चीज बहुत कंट्रोल होती जा रही है, अब इतनी कोई हुँ। तकलीफ नहीं है। तो अब और बहुत नॉर्मल जॉब हो में जाएगा आपको कुछ सिचुएशन। ऐसा लगा हो? ये तो हो गया स्टूडेंट लाइफ में रेसिज़्म के लिए, या हाँ जी। जॉब में भी कुछ ये सब कुछ मेरिट बेस्ड है, या जॉब में भी कभी कुछ-कुछ फ़र्क करते हैं? मेरे साथ अब तक तो नहीं हुआ। अच्छा। मेरे को जब भी जॉब मिली है, वो मेरे कैपेबिलिटी, मेरे स्किल्स के बेस पे मुझे मिली है। मेरे वर्क प्लेस से मेरे साथ कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहा है या मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। सब लोग बहुत ही ओपन माइंडेड है। हालांकि मेरी जर्मन लैंग्वेज अभी बहुत खराब है, तो मेरे हुँ। कोलीग मेरे से सब इंग्लिश में ही बात करते हैं, अच्छा। ये जानते हो। और मीटिंग भी स्पेशली केवल मेरे लिए इंग्लिश में की जाती है, क्योंकि मैं चीज़ें नहीं समझ पाता जल्दी। तो मेरे साथ अब तक नहीं हुआ ऐसा कभी कि हुँ। किसी ने बोला हो कि भाई आपके, या किसी मुझे अलग से ट्रीट कर लिया हो कहीं पे वर्क प्लेस पे या जॉब हंट के टाइम पे। अब तक नहीं हुआ। हालांकि बस मुझे कई बार कई लोगों ने बोला है कि भाई जर्मन सीख लीजिए, आप काम कर रहे हैं जर्मन सीख लीजिए। और मेरे हिसाब से सीखनी भी चाहिए। मैं कर रहा हूँ उसमें डिले, मेरे को और अच्छे से आनी चाहिए अब तक। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जर्मन अगर लैंग्वेज आपको आ जाए तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। अगर आप लैंग्वेज हुँ। बोलनी शुरू कर दें तो काफी लोग अपने आप ओपन हो जाएंगे आपसे, तो आपको फिर खुद ही फील नहीं होगा कि आपको कोई रेशियल प्रोफाइल कर रहा है या आपको कोई अलग नजरिए से देख रहा है। एक कॉमन जुबान अगर आ जाए तो। और जॉब हंट कितनी डिफिकल्ट है? जैसे आप यू डिड इन इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन व्हिच इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नहीं, डिजाइन? मैंने एक्चुअली की है, मैंने मास्टर्स की है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। अच्छा। और जॉब हंट मैं बताऊं तो मेरे को टाइम लगा। और मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे प्रॉपर प्लान या पाथ नहीं पता था कैसे देखनी चाहिए। जब आप आपको नई अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हो और आप प्रॉपर रिसर्च ना करो तो आप हर तरफ ट्राई मारते रहते हो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई। मैंने उस टाइम पे गलती ये की कि मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की कि जॉब कैसे ढूंढी जानी चाहिए। अब मुझे पता है, तो अब अगर मैं दोबारा जॉब ढूंढूंगा तो मुझे टाइम बहुत कम लगेगा। क्योंकि जब जॉब ढूंढना है तो उसकी कुछ बेसिक चीजें, लाइक एक तो आपका सीवी प्रॉपर अपडेटेड होना चाहिए। हुँ, हुँ। काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सीवी का ये टेम्पलेट यूज करो या वो टेम्पलेट यूज करो, ऐसा करो। ऐसा कुछ भी नहीं, आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो। एचआर मैनेजर 5 से 10 सेकंड ज्यादा आपके सीवी को नहीं देखने वाला है। तो आप चाहे उसमें फूल पत्ती लगा लो या कुछ भी कर लो, अगर आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं दिखा रहे हो तो एचआर विल बी लाइक मेरे काम का नहीं है ये पर्सन, मैं क्यों हायर करें, हम क्यों हायर करें सर। हुँ। तो आप बेसिक सीवी भी रखिए, हर एक इन्फॉर्मेशन को सामने रखिए जो रेलिवेंट है उस जॉब से रिलेटेड जिसे आप अप्लाई कर रहे हो। सेकंड थिंग, आपका कवर लेटर रेडी होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। और कवर लेटर में वो इन्फॉर्मेशन मेनली इंपॉर्टेंट है जो आपके सीवी में मेंशन ना हो। क्योंकि सीवी पे अगर ऑलरेडी चीज लिखी हुई है तो आप कवर लेटर में दोबारा लिखने का मतलब बनता नहीं हुँ। है। ये दो चीज हो गई, हमेशा अपडेटेड। अपने सीवी पे आप ये मेंशन करिए कि आपका वीजा का स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब सीकर पे हैं, या आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है क्या है, वो चीज मेंशन करिए।
और उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, लिंक्डइन हो गया, जिंग हो गया, जैसे जर्मनी में जिंग बहुत चलता है, वो हो हम्म। गया। और मैंने काफ़ी लोग से ये भी सुना है, मैंने खुद भी देखा कि इनिशिएटिव एप्लीकेशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जॉब ढूंढते टाइम। तो अगर इनिशिएटिव एप्लीकेशन भी आप करें, बस कम जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप कोई मैकेनिकल कंपनी देखें, बस उनको अगर आपको कोई जॉब मिले ना उनके वेबसाइट पे, तो बस एक इनिशिएटिव एप्लीकेशन भेज दीजिए कि हाय, मेरे को आपकी कंपनी प्रोफाइल अच्छी लगी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, अगर आपके पास कभी कोई जॉब आए तो प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन कंसीडर कर लीजिए। ये एक बेसिक वे में ऐसे आप अच्छा। अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हम्म। सारी चीज़ें, आप जॉब हंट करना शुरू करें तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें और अप्लाई करना शुरू कर दें। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके। और इंडिया और जर्मन वर्क कल्चर को कंपेयर करो हितेश, तो कैसा है? हाँ, वर्क कल्चर तो मतलब बोलते हुए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जर्मनी का वर्क कल्चर ज़्यादा पसंद है। हाँ, नहीं, जो भी क्योंकि रियलिटी है वही है। हाँ जी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इंडिया में भी काम किया हुआ है, मैं जर्मनी में भी काम कर रहा हूँ अब। तो मेरे लिए जो वर्क कल्चर जर्मनी का ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम लिमिट में रहता है, 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे की है। आप ओवर टाइम कर रहे हो तो वो चीज़ नोट हो रही है। हम्म। कोई बेवजह बातें नहीं होती हैं ज़्यादा। जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही कर रहे हैं। तो हम्म। एफिशिएंसी और क्वालिटी पे बहुत फोकस किया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ। हाँ, हल्का फुल्का बातचीत तो करते हैं लोग बीच में, लेकिन काम को बहुत अच्छे से फोकस दिया जाता है। एफिशिएंसी, क्वालिटी, इस चीज़ को अच्छे से फोकस करते हैं। हम्म। उसके अलावा काफ़ी कंपनीज में भी होता है ऐसा कि एक कैरियर डेवलपमेंट प्लान रहता है आपके मैनेजर के पास आपके लिए। हम्म। उसके अलावा आपको अगर कुछ आगे पढ़ाई करनी हो तो कंपनी उसमें भी आपको हेल्प करती है, आपको लैंग्वेज सीखनी है उसमें भी मदद करती है, उसके भी खर्चा देती है। तो ओवरऑल वर्क कल्चर बहुत अच्छा है जर्मनी का। और नॉट और सिर्फ वर्क कल्चर वहीं तक बाउंड नहीं रहता, जैसे कि 8 घंटे की आपने शिफ्ट की उसके बाद बाय। वैसे मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं कम इंटरेक्शन रखते हैं आफ्टर देयर वर्क लाइफ। बट उस चीज को भी टैकल करने के लिए काफी सारी कंपनीज लाइक ये लॉन्ग टर्म चीज चलती आ रही, लाइक थर्सडे को आफ्टर वर्क ड्रिंक्स रख दिया। ओके। आप अपने ऑफिस के साथ जाइए बाहर थर्सडे शाम को, किसी अच्छे से कैफे में बैठिए, कहीं भी रेस्टोरेंट में बैठिए, बात कीजिए, डिनर कीजिए, व्हाट्सोएवर। लाइक एक कल्चर है, हर एक कंपनी हाँ, का अनऑफिशियल कल्चर है जो लोग फॉलो करते हैं। तो दैट्स हाउ द वर्क कल्चर इज इन जर्मनी। तो तो मुझे पॉलिटिक्स अच्छा भी लगता कम है यहाँ होगी। वर्क कल्चर। मेरिट बेस्ड है, पॉलिटिक्स कम है। पॉलिटिक्स कम है, हम्म। कुछ कंपनीज में डेफिनेटली होगी पॉलिटिक्स। आई वोंट से कि 100% यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने अब तक कोई ऐसी पॉलिटिक्स देखी नहीं। और टिपिकली एज अ स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? कि जैसे ईस्टर्न अह, जर्मनी में कोई स्टूडेंट आता है तो उसको कितना महीने का हाँ खर्च जी। बजट करके चलना चाहिए? और क्या यूनिवर्सिटी जी उसमें कुछ देखिए। हेल्प करती है? जैसे इटली में अभी बता रहे हैं कि 5,000 यूरो गवर्नमेंट हाँ देती जी। है स्कॉलरशिप का। तो ईस्टर्न जर्मनी में क्या है सीन? सी देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली ईस्ट जर्मनी की बात करूँ तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम है, अच्छा। मतलब खर्चा कम है एज हम्म। कम्पेयर टू वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट जर्मनी में जब मैं था, मेरा रहना खाना बहुत ही सस्ते में हो जाता था, क्योंकि हम लोग एक तो छोटे से शहर में, लाइक गांव टाइप इलाका था वो। बहुत ही कम दाम में, अराउंड 200 यूरो में हमें पूरा अपार्टमेंट मिल जाता था अकेले रहने के लिए। खाना पीना सस्ता था। लाइक खाने पीने का रेट तो वैसे ही सब जगह ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं। जो एक बिगेस्ट डिफरेंस आता है वो है एंटरटेनमेंट का। छोटे शहर में एंटरटेनमेंट होता नहीं, तो आपके पास पढ़ाई का भी ज्यादा समय रहता है और आपके खर्चे बहुत बचते हैं। हम्म। तो लिविंग स्टैंडर्ड छोटे शहर में ज्यादा, मतलब पैसे आपके अच्छे खासे बच जाएंगे, आप कम पैसे में भी अच्छे से रह सकते हैं। वहीं जब आप बड़े शहर में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में या नॉर्थ में साउथ में, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट हाई हैं, बड़ा शहर है, तो आपको किराया बहुत महंगा मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ये सब मान के चलिए कि ऑलमोस्ट डबल खर्चा आपका होगा महीने का। और अच्छा, तो बाकी वहाँ पर रेंट स्कॉलरशिप के कैसे बारे हैं? में, डिफरेंसेस जैसे शेयर्ड अपार्टमेंट में क्या रेंट्स होंगे? ड्रेसडन में और हैम्बर्ग में? सी देखिए, मैं अगर शेयर्ड अपार्टमेंट का आपको बताऊं, एक एवरेज प्राइस में बताऊं तो 300 यूरो आप मान के चलिए, ड्रेसडन जैसे शहर में, अच्छी लोकेलिटी में 300 यूरो का आपको एक कमरा मिल सकता है। ओके। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वो अलग, और रेडियो बिल। और वही चीज अगर आप हैम्बर्ग में देखेंगे, एक अच्छे इलाके में, तो 450 मान के चलिए कि एवरेज। ओके। और उसके 150 ऊपर तक का क्या फर्क है। खर्चे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो? टोटल हाँ जी कितना देखिए, बैठता ये होगा एक स्टूडेंट को?
जी देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हैं, उस टाइम पे अराउंड 90 यूरो तक जाता है, 90 से 100 के बीच में चल रहा है अभी कुछ। ओके। वर्कर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, जो नौकरी पे उनके लिए ज़्यादा होता है, तो मुझे स्टूडेंट वाला एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 90 या 100 के बीच में चल रहा है शायद अभी। हम्म। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने सेमेस्टर टिकट में ही प्रोवाइड कर देती है। तो आप ओके। एक सेमेस्टर के 300, 250 या 400 यूरो देते हैं एक सेमेस्टर के, और उसी में ट्रैवल इंक्लूडेड रहता है पूरे सिटी का या पूरे स्टेट का। तो ये चीज़ है, और अगर ये चीज़ प्रोवाइड ना भी करें तो इसका भी आप फिर आई थिंक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है शहर का, वहाँ पे भी जाके कुछ प्रोविजंस होता है कि आप वहाँ जाके एज अ स्टूडेंट आप दिखाएं तो कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ओके। ऐसा भी मैंने सुना है, काफ़ी जगह पे होता है। मेरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं था, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत छोटे से शहर में थी, तो हमारे सेमेस्टर टिकट में इंक्लूडेड नहीं था ट्रैवल हम्म। करना। तो हम लोग दूसरी सिटी में एज अ गेस्ट स्टूडेंट अपने आप को एनरोल कर लेते थे, तो हमें सेमेस्टर टिकट मिल जाता था वहाँ उस यूनिवर्सिटी का। हम उसे ओके। यूज़ कर लेते थे पूरे स्टेट में। तो ये एक ऑफिशियल और काइंड ऑफ स्टफ है फूड जो काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। और फूड एक्सपेंसेस कैसे हैं? मतलब 200-250 यूरो पर मंथ? 200, मेरे हिसाब से 200 काफ़ी है महीने का। अच्छा। ओके। अब वो खाने के ऊपर है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप डेली नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति हैं, तो आई थिंक 250-300 जाना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तो मेरे लिए 200 यूरो भी बहुत होता था। हाँ। क्योंकि खाने का उसमें भी एक्चुअली क्या है, स्टेट पे तो डिपेंड करता है देखिए प्राइस डेफिनेटली, बट उसमें भी सब कैटेगरी आ जाती है सुपरमार्केट्स की। काफ़ी सारी सुपरमार्केट्स में सब्जियां जो है महंगी मिलती हैं, काफ़ी सारी में सस्ती मिलती हैं। आपने सुना होगा काफ़ी बीओ प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं यहाँ पे, बायो जो होते हैं, वो ऑर्गेनिक है बीओ तो प्रोडक्ट्स महंगा महंगे होते हैं। ऑर्गेनिक बहुत ही महंगी सब रहती हैं सब्जियां, और नॉर्मल सब्जियां सस्ती रहती हैं। है। ओके। तो वो चीज़ डिपेंड करती है आप क्या खाना प्रेफर करते हैं, आप ऑर्गेनिक खा रहे हैं, आप नॉर्मल खा रहे हाँ। और अभी एडमिशन्स की क्या हालत है? क्योंकि पहले आज से 2-3 साल पहले कम स्टूडेंट जाते थे, राइट? या आज से हैं। हाँ 5 जी। साल पहले। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि जर्मनी की तरफ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या कुछ इंक्रीज़ हुआ है हाँ कॉम्पिटिशन में या क्या चेंज है? जी, बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पास्ट 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान जो है, नए स्टूडेंट्स का ध्यान जो है जर्मनी की तरफ आना शुरू हो गया है, और जर्मनी अब धीरे-धीरे हॉटस्पॉट होता जा रहा है यूरोप ओके। का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली एशिया, लेकिन अमेरिका, यूके उस साइड से बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब यहाँ पे। और अमेरिका से क्यों आ रहे क्योंकि हैं? क्योंकि वहाँ पर महँगी है पढ़ाई या क्या? वहाँ पे महँगी है पढ़ाई। हालाँकि हुँ। मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि उनको जर्मनी में ज़्यादा अच्छा लगता है अमेरिका में रहने से। उनको यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा पसंद है। ओके। डेफिनेटली सैलरी कम है अगर आप अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन हुँ। यहाँ पे आपकी सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठी है, जितना भी ओके। टैक्स भरा है उस हिसाब से। तो इसलिए जर्मनी में अभी स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए। और इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि हुँ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ धीरे-धीरे अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी ऑफर करना शुरू कर रही है, क्योंकि वो भी चाहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के उनकी यूनिवर्सिटी में आए। हुँ। बट तो मैंने सुना ये है अभी आई थिंक। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं इंडिया, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो मेरे को कोई अभी थोड़े दिन पहले किसी का फ़ोन आया कि जस्ट हेल्प के लिए, तो उसने हाँ इंग्लिश जी। टॉट प्रोग्राम किया कहीं हाँ रॉस्टॉक में जी। और फिर वो अच्छा। इंडिया आया अभी वापस। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती? सी देखिए, ये चीज़ डेफिनेटली होती है। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स कम है अच्छा। जर्मनी में एज हुँ। कम्पेयर टू जर्मन स्पीकिंग जॉब्स। ये फैक्ट है, ओके। इसमें कोई बहस कर ही नहीं सकते हम लोग यहाँ बैठ के। अब एक चीज सोचिए, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब सर्च कर रहे हैं, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स को ही टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जर्मन और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो आप दोनों एरिया को टारगेट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडिया से हो चाहे किसी भी देश से हो, चाहे वो जर्मन हो इवन, अगर वो जर्मन और इंग्लिश दोनों बोल सकता है बंदा, तो उसके लिए तो फिर जॉब्स ढूंढना आसान है, उसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। काफी सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आ जाते हैं तो वो एक अपनी मानसिकता यही रखते हैं कि भैया मैंने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में पढ़ा है तो मैं इंग्लिश जॉब स्पीकिंग जॉब ही देखूंगा। ये हुँ। चीज गलत है। आपके पास पूरा 2 साल है, आप जब यहाँ पे आए हैं, आप पहले दिन से ही जर्मन पढ़ना चालू कर लीजिए। यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती है, बहुत ही सस्ती होती हैं, काफी यूनिवर्सिटीज फ्री में पढ़ाती हैं जर्मन। ओके। आप उसके बारे में अपनी यूनिवर्सिटी में पता करिए, या फिर आप खुद से जर्मन सीखिए। 2 साल में आपकी जर्मन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप डेफिनेटली आराम से एक जर्मन स्पीकिंग जॉब टारगेट कर सकते हो। तो हुँ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी आपको जर्मन पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और किस लेवल क्योंकि तक आनी डेफिनेटली चाहिए? आप, मेरे हिसाब से B2, B1 से अच्छा। B2 डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि B1 B2 इज लाइक आप कन्वर्सेशन आराम से कर सकते हैं, फ्री कन्वर्सेशन। हुँ। अगर आप उतनी कर लेंगे तो बहुत है, काफी है,
काफी लोग C2 तक जाते हैं, विच इज लाइक द बेस्ट। नेटिव लेवल तक जाते हैं, वो तो फिर बहुत ही बेटर होता है। बट मेरे हिसाब से B1 एंड B2 इज लाइक एन एवरेज लेवल जो हर कंपनी ढूंढती है अपने कैंडिडेट में, कि भाई इतनी जर्मन तो आनी चाहिए। हुँ। अच्छा, एक और चीज़ हितेश, इसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सिटी जैसे हैम्बर्ग, बर्लिन, बड़े शहर को पिक करना या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी को पिक करना? जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ छोटे इलाकों में हैं, वहाँ से हाँ जी। एक्सेस नहीं है जॉब्स की, राइट? तो क्या हाँ जी। पहले अच्छी यूनिवर्सिटी छोटे इलाके में पिक करनी चाहिए या थोड़ी हल्की यूनिवर्सिटी बड़े शहर में पिक करनी चाहिए? जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहना चाह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब या फ्यूचर के हिसाब मतलब से जॉब? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट प्रॉपर जॉब, मास्टर्स के फ्यूचर बाद। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं बोलूँगा अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़्यादा अच्छा। फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप किसी नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी बड़े शहर में। ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी सारे प्रोस एंड कॉन्स तो दिखेंगे। हुँ, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में छोटे शहर में जा रहे हैं तो एक तो यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी होता है काफ़ी जगह पे कि हाँ भाई आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में दिक्कतें होंगी। आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं आपको फिर वो कवर करने पड़ेंगे खुद से ही। वो हाँ। सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहर में हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है। बेशक यूनिवर्सिटी का नाम छोटा हो लेकिन आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगी। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आप हुँ, बड़े शहर में हैं, आपके लिए मोबिलिटी दिक्कत की बात है नहीं, आप आराम से जा सकते हैं डेली। आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर देंगे। जब आप हुँ। नौकरी ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा हेड स्टार्ट रहेगा। और वही तो चीज अगर आप छोटे शहर में तो दिक्कत होगी वो चीज। इंटर्नशिप ज़्यादा ज़रूरी है या अच्छी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी के लिए? जैसे इंडिया में तो इंटर्नशिप बहुत वो है, फ्लेकी सी होती है, कई बार बच्चे करते हैं, नहीं करते हैं, सर्टिफ़िकेट ले लेते हाँ। हैं। तो देखिए मैं बोलूंगा अच्छी पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों बहुत जरूरी है। लेकिन जो अच्छा, आपने ये चीज अभी पॉइंट उठाया ना कि ऐसे ही कर लेते हैं सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ये चीज जर्मनी में बिल्कुल नहीं होती। अगर आप अच्छा। इंटर्न हैं तो आप डेली आ रहे हैं ऑफिस और आप सीख रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपको एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय ही ट्रीट किया जाएगा कंपनी में जब हुँ, आप इंटर्नशिप करते हैं। ओके। मैंने भी इंटर्नशिप की थी यहाँ पे। मैं भी डेली ऑफिस जाता था, 40 घंटे हफ्ते के पूरे करता था, मैं ऑफिस में काम करता था और आता था। ऐसा नहीं था कि मैं इंटर्नशिप के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिल गया मैं घर पे बैठा हूँ या काम नहीं दे रहे हैं। काम वो आपको बराबर एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करेंगे, आपको काम सिखाते हैं लोग यहाँ पे। क्योंकि पर्पस ही इंटर्न का वही होता है कि आपको काम सिखाएं वो लोग, हुँ, आपको बताएं भाई कैसा होता है यहाँ पे वर्क कल्चर सीखो। तो उस माइंडसेट के साथ आपका मेंटर और आपका मैनेजर वहाँ बैठा होता है कि हाँ एक इंटर्न आ रहा है उसको मुझे काम सिखाना है, और वो उसी हिसाब का वो काम सिखाना शुरू कर देता है। तो हाँ, इंडिया में जैसे हम करते थे कि भाई इंटर्न कहीं पे लग गए करवा लिया, लेकिन ऑन पेपर आप इंटर्न है लेकिन आप जा नहीं रहे घर बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको डेली सीखने को मिलेगी। तो हुँ, यहाँ पे इस चीज का बहुत फायदा, अगर आप इंटर्न है कहीं पे तो आप सीखेंगे जरूर बहुत। हाँ। और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं क्योंकि ट्यूशन फीस कुछ नहीं है, राइट? और प्राइवेट हाँ जी। यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस ज़्यादा है। तो टिपिकली हाँ जी। क्या डिसीजन क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड करना चाहिए इन दोनों के बीच में? सी देखिए, मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप आगे पढ़ना क्या चाह रहे हैं उस बेस पे डिसाइड करिए। अच्छा। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स पसंद है जो पब्लिक में आपको नहीं मिल रहा है एडमिशन, कुछ हुँ, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको एडमिशन दे ही नहीं रहा है क्योंकि आपकी परसेंटेज कम है या आपका वर्क एक्स नहीं है। तो हाँ, अगर सेम फील्ड की मास्टर्स आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेदर हुँ, बाय लोन और बाय योरसेल्फ आप खुद कर सकते हैं, तो जाइए प्राइवेट में जाइए। आप जिस ओके। फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फीस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पब्लिक फ्री है और प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है। लेकिन फिर चीजें भी काफी सारी होती है। ऑफ कोर्स पब्लिक मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया क्वालिटी इक्वल होती है, लेकिन फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो उसमें भी एक होता है ना, जैसे चेरी ऑन द टॉप कर देते हैं आइसक्रीम में, वैसे टाइप की चीजें शुरू कर देती हैं। वो आपको अच्छा, और भी सुविधाएं देंगी। मेरे कुछ एक दोस्त हैं वो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और मुझे बताते हैं कि मंथ में एक बार जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे उनके डिपार्टमेंट वाले यूनिवर्सिटी में। तो वो एक आपको पूरा कंप्लीटली फ्री करने की कोशिश कर देते हैं, आपको पार्टी करवाते हैं, बैठो अपने दो क्लासमेट से बात करो, प्रोफेसर से बात करो, एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करवाते हैं। या हाँ। आपको फॉर एग्जांपल आपको अब्रॉड सेमेस्टर के लिए ले जाएंगे या किसी एजुकेशनल टूर पे ले गए दूसरी कंट्री में, वो इंक्लूडेड होता है कई बार। उसका खर्चा वो ऑलरेडी आपसे फीस में ले चुके होते हैं, इसलिए आपको ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूके ले गए या यूएसए ले गए 10 दिन के लिए। और वो तो पब्लिक ये यूनिवर्सिटी भी सब फंड चीजें करती है ना इरास्मस वगैरह में या नहीं? वो डिफरेंट है, क्योंकि इरास्मुस की बात जो आप कह रहे हैं, इरास्मुस आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा।
और अच्छा। उसके बाद फिर आपको उसके लिए अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डी ओके। डीएडी में, डार्ड में। वो लोग फंड करते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी के पास कुछ फंड हो तो वो दे सकती है। प्राइवेट वाले ऑलरेडी आपसे फीस इतनी ले चुके होते हैं तो आपको करवा भी सकते हैं वो आराम से। तो हुँ। ये चीज़ है कि आप क्या आगे सोच के अपने फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। हाँ, क्योंकि हाँ। ऑफ कोर्स आपका फ्यूचर क्या है और आपके फाइनेंशियल स्टेटस, ये दो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि भाई मेरे पास पैसा है कि नहीं बाहर पढ़ने का। दूसरी बात, मुझे पढ़ना क्या चीज़ है आगे। तो अगर आपको प्राइवेट में मिल रही है वो चीज़ जो आपको पढ़ना है और आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप लोन कर सकते हैं, जैसा भी है, तो प्राइवेट से करिए। अभी पेंडेमिक के चलते कुछ जॉब सिचुएशन में चेंज आया है या फिर अभी बच्चों को कुछ डरना नहीं चाहिए कि ठीक हो जाएगा 1-2 साल में? देखिए, थोड़ा बहुत तो हिला है पेंडेमिक की वजह से, काफ़ी सारी अच्छा। नौकरियां भी गई हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ हुआ है, लेकिन 2021 जैसा भी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा शेकी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आई थिंक टाइम अब धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। जॉब्स मार्केट खुल रही हैं, क्योंकि रिमोट वर्किंग पहले कोई कंसेप्ट था नहीं, बहुत ही कम लोग के लिए कंसेप्ट होता था। आज पेंडेमिक ने ये चीज़ कर दी कि भाई हर एक किसी को रिमोट वर्किंग पे डालना शुरू कर दिया कि भाई इससे काम हो सकता है, करिए। तो काफ़ी सारी कंपनीज अब वो अडेप्ट कर रही हैं, रिमोट वर्किंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो। तो आई थिंक उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुँ। कंपनीज अब धीरे धीरे काम अपना खोल रही हैं। अच्छा। हाँ जी। और क्या-क्या एज़ अ स्टूडेंट क्या-क्या दिक्कत आती है? मकान ढूँढने में या सोशलाइज़ करने में या क्या 2-3 मेन दिक्कतें आई व्हेन यू मूव फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी? जी देखिए, दिक्कतें तो काफ़ी आई थी, क्योंकि मैं पहली बार मूव हुआ था बाहर। हुँ। तो सबसे बड़ा वही फैक्टर तो एक तो लैंग्वेज का ही था, क्योंकि अगर आप छोटे शहर में रहेंगे तो ये तो आपको डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर आपको कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिलना बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके। बड़े शहर जैसे हैम्बर्ग जहाँ मैं रहता हूँ, या बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, स्टुटगार्ट, यहाँ पे आपको लैंग्वेज की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको अंग्रेजी बोलता हुआ दिख जाएगा शहर में। बट अगर आप छोटे शहर में तो दिक्कत होगी। तो लैंग्वेज का अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी। सुपरमार्केट जाना सामान लेने के लिए, वहां पे अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आपको जर्मन में शब्द समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बोलते हैं, तो आप ये उनसे वेजिटेरियन पूछोगे है, कैसे, तो नहीं पूरे है? टाइम वेजिटेरियन है कि नहीं, काफी सारी वो चीज है कि भाई इसमें क्या डला हुआ है क्या नहीं है, फिर आप गूगल ट्रांसलेटर हाथ में लेकर उनको दिखाओ। तो ये दिक्कत बहुत होती थी, सुपरमार्केट की दिक्कत, घर ढूंढने की दिक्कत, जब आप घर ढूंढ रहे हो उस टाइम पे भी दिक्कत काफी आती थी। तो घर में क्या टिप्स तो हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है राइट इंडियंस के लिए? हाँ, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, हुँ। तो सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, जस्ट एवरेज, और आपको 3 या 4 यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ गया। आपको पहली यूनिवर्सिटी जिससे भी रिप्लाई आ रहा है या दूसरे से आ रहा है, तुरंत आप सबसे पहले वहाँ पे स्टूडेंट डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई करें अपनी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हुँ। यूनिवर्सिटीज के पास भी स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज होती हैं, लेकिन वो हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होती है। इतने सारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने आ रहे हैं, तो जो जो उसको पहले मिल गया डॉर्मेट्री मिल जाता है, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट में चला जाता है स्टूडेंट। तो अगर अच्छा। आपको एप्लीकेशन लेटर, अगर आपको आज इन्विटेशन लेटर मिला है, तो आज ही उनको बोल दीजिए कि भैया मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, मुझे आपकी स्टूडेंट डॉर्मेट्री चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट डॉर्मेट्री चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कोई भी, यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज बहुत सस्ती होती हैं, और हर अच्छा। एक चीज मिलती है आपको। आपको बेड, गद्दा, टेबल, चेयर, अलमारी, किचन पूरी फिटेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर, ये सब इंक्लूडेड होता है आपके एक छोटे से रेंट में, लाइक हाफ रेंट में, जो आप बाहर शहर में देंगे। वाह! जस्ट जैसे मैंने आपको बताया, हैम्बर्ग में 450 एक एवरेज एक वेगे का रहता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट डॉर्म्स में रहते हैं, सेम उसी कंडीशन पे वो हार्डली पे करते हैं 270, 260, 270, अच्छा। इतना पर। और वो सारी चीज इंक्लूडेड होती हैं, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारी बेसिक नेसेसिटी। हुँ। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। जैसे ही आपके पास इन्विटेशन लेटर आए, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट डॉर्मेट्री लिए। बाई चांस अगर आपको नहीं मिला, तो उसके बाद से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो यहाँ पे वेगे गेसुक्ट हो गई, इमोबिलियन स्काउट हो गया, इस टाइप की वेबसाइट्स हो गई, आप इन सब वेबसाइट्स पे जाएं और शुरू कर दीजिए। ये करें, उसके बाद फिर उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक हो गया, या अगर आप किसी दोस्त को जानते हैं जिसका कोई दोस्त बाहर रहता है, तो ऐसे बात कीजिए। तो ये हुँ। तरीके से घर ढूंढा जा सकता है, लेकिन घर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये तो है, और फैक्ट है ये। रजिस्ट्रेशन के बिना इसलिए कई-कई चीज़ों में दिक्कत भी आती है राइट? जैसे बैंक का अकाउंट खोलना ये वो। हाँ जी, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन के बिना आपको दिक्कतें आएंगी। आपका घर जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बैंक में जाकर अपना एड्रेस अपडेट करना होता है। आपको अपना हुँ। वीजा एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि इंडिया से जब आप वीजा लगवाते हैं, तो आपको एक साथ
1 साल का या 2 साल का वीज़ा ला के नहीं देते हैं वो लोग। वो एक शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है, जैसे मुझे 3 महीने का ही मिला था सिर्फ। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर आके जब आप सेटल हो जाते हैं, सेटल इन द सेंस आपको घर मिल गया, आप सामान रख लिया, आप जाके सिटी रजिस्ट्रेशन करिए, अपना एड्रेस कीजिए। उसके बाद आप वीज़ा ऑफिस जाइए, वहाँ पे जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाइए। अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, सेमेस्टर एनरोलमेंट वगैरह सब लेके जाके दिखाइए, भाई मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ऐसा-ऐसा है। तो फिर वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। तो घर मिलना ओके। बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो जितना हम्म। जल्दी हो सके घर तो पकड़ ही लीजिए। और इन केस अगर आपको एक यूनिवर्सिटी से आया, आपने ले लिया स्टूडेंट डॉर्मेट्री, बाद में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ गया और आपको वहां जाने का मन है, तो वहां पे अप्लाई कर दीजिए, पहले वाले को मना कर दीजिए। इतना कोई वो नहीं कि अगर आप मना करेंगे तो आप कोई गुस्सा हो जाएंगे या कोई इलीगल एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं हम्म। चेंज। हम्म। जी। नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हितेश। अभी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए, वीज़ा से लेकर और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग से हाँ जी। लेकर, जॉब से लेकर। और जैसा मुझे समझ में आया कि कोरोना से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं अभी, क्योंकि जो भी अभी स्टूडेंट जा रहे हैं वो 1-2 हाँ साल तो जी। वैसे ही स्टडीज़ में निकल जाएंगे उनके। तो जब तक वो जॉब सर्च करेंगे तब तक ये बिल्कुल। प्रॉब्लम वैसे ही निकल जाएगी। तो जी। आर कोई ऐसा लास्ट मैसेज या ऐसी गाइडेंस जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो? हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज़ मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, मैं उनको वही बोलता हूँ, जब भी मुझे बोलते हैं कि मुझे जर्मनी आना है। काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि मैं क्या पढूँ? तो मैं पूछता हूँ आप क्या पढ़ना चाहते हैं? बोलते हैं जिसमें आसानी से एडमिशन मिल जाए, वो पढ़ लेंगे। तो ये मानसिकता नहीं रखनी है। हाँ, हाँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैकेट्रॉनिक्स करनी है या आपको मैकेनिकल करनी है, आपको एमबीए करना है और एडमिशन डिफिकल्ट है, अपने आप को कैपेबल बनाइए उस चीज़ के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया एडमिशन, जो आप पढ़ना चाह रहे थे, आप यूनिवर्सिटी में आ गए, पहले दिन से ही जर्मन लैंग्वेज पे फोकस रखिए। डजेंट मैटर आपका इंग्लिश प्रोग्राम है और व्हाट्सएवर, इंग्लिश पे फोकस रखिए। आप जब जर्मनी आने के लिए प्लान भी करते हैं इंडिया से, तो आप एटलीस्ट 1 साल पहले से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, भैया मुझे जर्मनी जाना है अगले साल पढ़ने के लिए। हाँ, डेली आधा घंटा 1 घंटा जर्मन लैंग्वेज अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 साल में आपकी जर्मन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एटलीस्ट अपना वीजा इंटरव्यू भी जाके जर्मन में दे सकते हो। मेरे ओके। हिसाब से अगर आप डेली 1 से 2 घंटा अगर आप जर्मन लैंग्वेज लगा दें, तो आप हुँ, कन्वर्सेशनल जर्मन आराम से 1 साल में बोल सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दीजिए इंडिया से रहते हुए। यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए जो पढ़ना है, एडमिशन मिल गया, जर्मनी आ गए, यहाँ पे आके फिर लैंग्वेज पे फोकस रखिए। उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब को सेकेंडरी रखिए, अनटिल अनलेस अगर वो आपकी फाइनेंसेस को अफेक्ट ना कर रही हो, तो अगर वो अफेक्ट कर रही है तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब में घुसिए पहले। अदरवाइज पहले पढ़ाई को आगे रखिए। और अगर अच्छा। आपको वाकई पार्ट टाइम जॉब कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर पार्ट टाइम जॉब ऐसी देखिए जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो या हुँ, इंटर्नशिप टाइप हो, वैसे देखिए। उस चीज में फिर आप घुसिए। उसका फायदा हो जाएगा, एक तो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, दूसरा जब वो रिलेटेड है तो फिर वो आपका एज एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा। वो हाँ, एक्सपीरियंस काउंट होगा जब आप जॉब सर्च के लिए उतरेंगे अपना थीसिस और कंप्लीट करके। तो एम्प्लॉयर देखेगा भैया आपने ऑलरेडी इस फील्ड में काम किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और हाँ। उसके अलावा रादर देन अगर आप किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या किसी बार में वैसे काम कर रहे हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। वो सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ उसमें हमेशा मिलते भी क्या एडवाइस करता हूँ कि भाई 500-600 ऐसा यूरो करें मिलते जर्मनी। होंगे? पार्ट टाइम में 500-600 यूरो का अगर कैफ़े वगैरह में काम भी किया, तो भी इट्स नॉट फाइनेंशियली हाँ दैट जी। lucrative कि आप बिल्कुल अपना कुछ बहुत अरे नहीं कंप्लीटली नहीं, चेंज कर लेंगे, या ऐसा नहीं नहीं है? नहीं, पार्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि आप 20 घंटा कर सकते हैं सिर्फ हफ्ते का। और अच्छा। 1 घंटे का आई थिंक भाई अभी 8 यूरो 84 सेंट, 8 यूरो 84 सेंट चलता है, ये मिनिमम वेज है। इससे कम आपको हुँ, कोई देगा नहीं। हुँ, हुँ। तो 8 यूरो 84 सेंट के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, आई थिंक आपका कितना 180, और महीने का आपका 700 750 के अराउंड ऐसे ही कुछ बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। ओके। तो इतना सफिशियंट है आपका किराया भरने के लिए और आपका राशन कवर करने के लिए, आपका हेल्थ हुँ, इंश्योरेंस कवर करने के लिए। इतना कवर है, इतना है। तो उतना आप आराम से कर सकते हैं। और ये ओके। इतना ही चाहिए होता है स्टूडेंट लाइफ में, आपको शुरुआत में रहने की जगह का हो जाए, खाने का हो जाए और आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का हो जाए। तो उतना हो रहा है, काफी है। तो आपको पढ़ाई में फोकस कर सकते हो आप आराम से अपना, अपनी इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस करो जो भी ढूंढ रहे हो। तो उस मानसिकता के साथ स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए, आराम से चीजें निकल जाएंगी। हुँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगा हितेश, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आई थिंक इट विल हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अभी 2-3 इटली के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरव्यू किया, तो उनसे भी पर्सपेक्टिव लिया कि हम्म। भई इटली में क्या है, जर्मनी में क्या है।
तो कुल मिला के हाँ बात जी, यही निकलती है कि जर्मनी जस्ट बिकॉज़ एक रिच कंट्री है, अपॉर्च्युनिटीज़ हाँ जी, फिलहाल जर्मनी में हाँ ज़्यादा जी, हैं, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए या हाँ जी, मैनेजर्स के लिए कंपेयर टू इटली, हाँ फ्रांस जी, ये सब। तो हाँ काफ़ी जी, यूज़फुल था हितेश, थैंक्स अ डेफ़िनेटली। लॉट। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच और मुझे आपने पता है इनवाइट कि किया। यू आर गोइंग थ्रू दिस यू आर लुकिंग फॉर सम बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज़ वेल। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो थैंक हैव यू अ वेरी गुड वन, मच। थैंक्स अ लॉट, ओके, यू टू, बाय। बाय।